नाजरीन वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान अदील मलिक। इस प्रोग्राम में जिसका नाम है लीगल और पेश किया जाता है आपकी खिदमत में हर पीर की शब 8 से 9 बजे तक मलिक लॉ चैम्बर सोलिसिटर्स के ताउन से मलिक लॉ टीवी पे। नाजरीन इस प्रोग्राम के दो सेगमेंट होते हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैं देता हूं आपको इमिग्रेशन लॉ के मतलब अपडेट्स और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम देते हैं आपको आपके सवालात के जवाब। अगर आपके पास भी कोई सवाल है, पेचीदगी है, कन्फ्यूजन है इमिग्रेशन लॉ के मतलब, तो आप भी हमें लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है info@maliklaw.tv और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालात आने वाले प्रोग्राम्स में शामिल करें। नाजरीन इसी के साथ बढ़ते हैं प्रोग्राम के पहले सेगमेंट की जानब और आगाज़ करते हैं इमिग्रेशन अपडेट्स का। नाजरीन जिस तरह वो लोग जो ये प्रोग्राम बाकायदगी से देखते हैं या इमिग्रेशन लॉ में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें इस बात का अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि इमिग्रेशन की दुनिया में काफ़ी चेंजेस हो रही हैं। रेफरेंडम नाजरीन इस मंथ में हो रहा है, जिसमें ब्रिटिश जो पीपल हैं वो सारे जो यहाँ पे रहते हैं वो सारे डिसाइड करेंगे कि वेदर यूके को ईयू के अंदर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। नाजरीन अगर तो ये फैसला हो जाता है कि यूके जो है ईयू में नहीं रहता और यूके जो है यूरोपीय यूनियन छोड़े, तो नाजरीन काफ़ी इसकी इम्प्लीकेशंस होंगी इमिग्रेशन लॉ के ऊपर। जिस तरह एट प्रेजेंट जो प्रोविजन है फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल, वो ये है कि अगर आप कोई यूरोपियन नेशनल हैं, आप यूके में या किसी और यूरोपियन ममालिक में फ्रीली जा सकते हैं काम के लिए। नॉर्मली नाजरीन इसी तरह सेम कंडीशंस अप्लाई होती हैं स्पाउसेस और पार्टनर्स के भी ऊपर कि अगर फर्स्ट कोई यूरोपियन नेशनल है और उसकी शादी किसी नॉन यूरोपियन नॉन ईईएन नेशनल से हुई है। जिस तरह फर्ज करें किसी की शादी कोई यूरोपियन सिटीजन है, किसी की शादी किसी ऐसे बंदे से हुई है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान से है, तो बिल्कुल फ्री मूवमेंट ऑफ स्पाउसेस भी है कि अगर एक बंदा जो है अगर यूरोपियन नेशनल है वो अपनी स्पाउस अपनी फैमिली मेम्बर्स को बाकी ममालिक में लेके जा सकता है। नाज़रीन जो मेन रिक्वायरमेंट होती है वो ये शो करना होता है कि जो यूरोपीय यूनियन फैमिली पर्सन है यहाँ पे वो यहाँ पे ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहा है। जिस तरह अगर कोई यहाँ पे फ्रेंच नेशनल है यूके में रह रहा है, वो ट्रीटी राइट नंबर ऑफ तरीके से एक्सरसाइज कर सकता है। जो मोस्ट कॉमन वे है वो ये है कि अगर वो यहाँ पे काम करे, नाजरीन काम करे। काफ़ी केसेस पे आगे केसेस भी आए हैं इस एरिए पे कि वेदर वर्कर कौन होता है, उसकी क्या डेफिनेशन है। तो नाज़रीन जो कोर्ट्स ने कंक्लूड किया वो ये है कि वर्कर बेशक अगर कोई यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब भी करे वो भी कंसीडर होता है वर्कर एज फार एज कुछ इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर रहा है। यूरोपियन नेशनल का जो मेंबर है यूके के अंदर वो वर्कर कंसीडर किया जाएगा। इसी तरह नाजरीन अगर कोई यहाँ पे सेल्फ सफिशिएंट है, किसी के पास इनफ रिसोर्सेज हैं, उसे काम करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी अपने पार्टनर्स को यूके में बुला सकता है एज फार एज वो शो करे कि उसके पास सफिशिएंट फंड्स हैं, नंबर 1। नंबर 2 वो शो करे उसके पास जो मेडिकल इंश्योरेंस है। इसी तरह नाजरीन एक और मैं आपको बताता चलूँ कि अगर कोई फैमिली मेम्बर को अपना बनाना चाहता है स्पाउसेस पार्टनर्स के अलावा, तो वो भी पॉसिबल है अंडर यूरोपियन लॉ। अगर कोई फर्ज ले अपने बेटे या बेटी को बनाना चाहता है यूके के अंदर और वो यूरोपियन नेशनल है, तो वो भी बुला सकता है एज फार एज जो यूरोपियन मेंबर है यूके में रह रहा है वो शो करे कि वो यहाँ पे काम कर रहा है और जिसको वो बुला रहा है वो डिपेंडेंट है उसके ऊपर। और अगर जो डिपेंडेंट है या फैमिली मेम्बर है वो अंडर द एज ऑफ 21 है, तो जो रूल्स हैं वो काफ़ी रिलैक्स हैं। बट अगेन नाजरीन एप्लीकेंट को शो करना पड़ता है कि वो डिपेंडेंट फाइनेंशियली और इमोशनली जो यूरोपियन मेंबर है उसके ऊपर है और यूरोपियन मेंबर अपने यूके के अंदर ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहा है। नाजरीन इसी तरह एक काफ़ी मशहूर रूट है सुरेंद्र सिंह के केस के हवाले से। और अगेन नाज़रीन ये जो रूट है काफ़ी यूज़ होता है एट प्रेजेंट। फर्स्ट करें अगर कोई ब्रिटिश सिटीज़न है और वो किसी यूरोपियन कंट्री में मूव होता है 3 मंथ टू 6 मंथ के लिए, फर्स्ट करें कोई यहाँ पे आयरलैंड जाता है, तो अगर वो वापस यूके में आता है वो कंसीडर किया जाएगा एज अ यूरोपियन सिटीज़न। तो बिल्कुल वो अपनी पार्टनर वाइफ डिपेंडेंट रिलेटिव्स को यूके में बुला सकता है अंडर ईयू लॉ। नाज़रीन पर्टिकुलरली अगर आजकल हम देखें जो इमिग्रेशन लॉ है, ब्रिटिश इमिग्रेशन लॉ, यूके इमिग्रेशन लॉ, वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। फर्स्ट करें अगर किसी ने स्पाउस को बुलाना होता है उसे नंबर 1 तो शो करना है कि वो यहाँ पे इनफ जो है अर्निंग है उसकी, जो कि और वो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड जो क्राइटेरिया उसे
फुलफिल कर रहा है, मेनली उसे शो करना पड़ता है उसकी जो इनकम है 18,600 से ज़्यादा है। इसी तरह नाजरीन, अगर कोई ब्रिटिश स्पाउस से शादी करके यूके में उसे थ्रेशोल्ड के अलावा इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी पड़ती है। बट अगर नाजरीन कोई EU एज अ पार्टनर आए या एज अ फैमिली मेम्बर आए, उसको कोई फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड की रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करनी पड़ती, ना इंग्लिश लैंग्वेज कोई टेस्ट है। और जो फ़ी है नाजरीन EU एप्लीकेशंस के ऊपर वो काफ़ी कम है अगर हम देखें दूसरी फ़ी के हवाले से। ऑन एवरेज अगर यूके में कोई एप्लीकेशन करे, उसकी जो होम ऑफिस वाले फ़ी करते हैं अंडर ब्रिटिश इमिग्रेशन रूल, अगर कोई एप्लीकेशन करे वो £811 है लीव टू रिमेन के लिए, और £1800 है इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए। अगर नाजरीन कोई अंडर यूरोपियन लॉ एप्लीकेशन डालता है तो उसकी फ़ी जो है आप समझिए मैक्सिमम जो है £65 है, और NHS चार्ज जो है EU कंट्रीज़ के ऊपर लागू नहीं होता। इसी तरह नाजरीन EU कंट्रीज़ के जो रेजिडेंट्स यूके के अंदर हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स जो यहाँ पे आना चाहते हैं, अगर वो अपील करें तो अपील की जो फ़ी होती है £140, उससे भी उन्हें एग्जम्पशन मिल सकती है। और अगेन नाजरीन की जो फ़ी है £65 की, ये पहले नहीं थी, गवर्नमेंट ने सिर्फ रिसेंटली 2014 में ये इंट्रोड्यूस की थी फ़ी। और अगेन नाजरीन अगर इससे चैलेंज किया जाए तो बिल्कुल ये जो £65 की फ़ी ये इन अकॉर्डेंस EU लॉ के अकॉर्डेंस नहीं है, क्योंकि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है फ्री मूवमेंट ऑफ पीपल वो ये है कि अगर आप यूरोपियन नेशनल है आप फ्रीली मूव कर सकते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर विदाउट एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन। नाज़रीन इसी तरह टाइम होता है एक छोटी सी ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के उस पार। आपको हम मिलेंगे मजीद इमिग्रेशन अपडेट्स के साथ, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मलिक लॉ TV। नाजरीन वेलकम बैक टू द शो। जिस तरह प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने डिस्कस की EU लॉज के ऊपर जो इम्प्लिकेशन है, इसी तरह नाजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि यूरोपियन लॉ जो है पर्टिकुलरली आर्टिकल 8 ऑफ ECHR उसकी बेस के ऊपर काफ़ी एप्लीकेशंस होम ऑफिस में जाती हैं। और नाजरीन सिर्फ आर्टिकल 8 नहीं बल्कि अगर कोई यहाँ पे असाइलम क्लेम करे, आर्टिकल 3, आर्टिकल 5 फ्री ट्रायल, वो सारे जो है यूरोपियन कानून है। और नाजरीन जो यूनाइटेड किंगडम है वो है पार्टी टू EU, उन्होंने ट्रीटी साइन की थी, उसके बाद जो भी EU लॉ है वो उनके ऊपर जो है एप्लीकेबल होता है, यूके को जो है फॉलो करना पड़ता है। अब नाजरीन यूके का जो लीगल सिस्टम है वो ये है कि वो ऑटोमेटिकली फर्स्ट में कोई EU ट्रीटी आती है या EU डायरेक्टिव आता है, वो ऑटोमेटिकली यूके के अंदर लॉफुली इन्फोर्स नहीं हो सकता, इवन दो अंडर EU लॉ हो सकता है। बट यूके का जो सिस्टम है वो ये है कि पार्लियामेंट मस्ट पास करे, या पार्लियामेंट ने नाजरीन ह्यूमन राइट एक्ट पास किया था, उसमें यही मेंशन किया था कि अगर कोई EU लॉ होता है उसे मेक श्योर करें कि जो यूके के लोकल लॉ हैं वो कंपैटिबल हो EU लॉ से। नाज़रीन काफ़ी केसेस भी ये पिछले दिनों कोर्ट्स में और काफ़ी अरसे से ये लिटिगेशन चल रही है। फर्स्ट में कोई एप्लीकेशन करता है और फिर कोर्ट के सामने सवाल होता है कि वेदर जो इंटरनल इमिग्रेशन रूल हैं वो कंपैटिबल हैं ECHR के साथ, EU रेगुलेशंस के साथ। और नाज़रीन EU से ही अगर फर्ज है किसी की एप्लीकेशन यहाँ पे रिफ्यूज़ होती है, वो कोर्ट में जाता है, कोई पॉइंट ऑफ लॉ इशू अराइज होता है, तो बिल्कुल जो एप्लीकेंट है वो एप्लीकेशन कर सकता है कि मैटर जो है रेफ़र किया जाए यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट में, जहाँ पे वो डिसाइड करें कि वेदर जो ब्रिटिश कानून है वो कंपैटिबल है EU रेगुलेशन या लॉ के मुताबिक के नहीं। इसी तरह नाजरीन अगर किसी का केस यहाँ पे रिफ्यूज़ हो, वो अपना केस यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट में लेके जा सकता है। अगेन नाजरीन एट प्रेजेंट जो क्राइटेरिया है वो काफ़ी टफ है, और जो क्यू है ECHR के साथ यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट के पास वो काफ़ी लंबा है, ऑन एवरेज 3 से 5 साल लग जाते हैं। नाज़रीन इसी तरह अगर हम नज़र डालें बाकी इमिग्रेशन अपडेट्स के ऊपर, एक जो अपडेट मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है एप्लीकेशन फ़ी के हवाले से। अगेन नाज़रीन मेरी यही एडवाइस होगी कि होम ऑफिस ने ये
पॉलिसी आजकल इंट्रोड्यूस की है कि अगर आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और अगर आपकी एप्लीकेशन होम ऑफिस वाले रिटर्न करते हैं ऑन द बेसिस कि फ़ी आपने फुलफ़िल नहीं की, तो आजकल होम ऑफिस वाले एक ऑप्शन देते हैं, वो लेटर लिखते हैं रादर देन रिजेक्टिंग द एप्लीकेशन कि आपकी ये मैंडेटरी इंफॉर्मेशन मिसिंग है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें। उसके बाद वो कंसीडर करेंगे, बट जो टाइम लिमिट वो देते हैं वो काफ़ी कम होता है, ऑन एवरेज 10 डेज़ होता है और 10 डेज़ के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। अगर आप स्टिल ना प्रोवाइड करें तो फिर होम ऑफिस वाले आपकी एप्लीकेशन रिटर्न कर सकते हैं, इनवैलिड कर सकते हैं। बट नाज़रीन, एक और मैं आपको बताता चलूँ बात, जो होम ऑफिस ने रिसेंटली अपनी पॉलिसी लाई है पासपोर्ट्स के हवाले से, कि अगर आप एप्लीकेशन करते हैं विदाउट ओरिजिनल पासपोर्ट तो होम ऑफिस वाले आपकी एप्लीकेशन सिर्फ इस बेसिस पे रिफ्यूज़ कर सकते हैं कि आपने अपना पासपोर्ट या वैलिड प्रूफ ऑफ आईडी, ट्रैवल डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया। बट नाज़रीन, इसकी जो एक्सेप्शन है वो ये है कि अगर आपके पास जस्टिफाइबल रीज़न है जिसकी बेसिस पे आप पासपोर्ट नहीं प्रोवाइड कर सकते, तो वो आप प्रोवाइड करें होम ऑफिस को और वो कंसीडर करेंगे। नाज़रीन, आप जस्टिफाइबल रीज़न जिस तरह फ़र्ज़ करिए आप अपने हाई कमीशन को या अपनी एम्बेसी को रब्ता करते हैं और वो कहते हैं कि नहीं, हम आपको पासपोर्ट नहीं इशू करेंगे क्योंकि आपके पास यहाँ पे लीगल स्टेटस नहीं है, जो काफ़ी कॉमन है इन प्रैक्टिस। तो बिल्कुल आप होम ऑफिस को ये बता सकते हैं, बट मेरी एडवाइस होगी कि अगर आपके पास कोई रिटन एविडेंस हो ब्रिटिश आपकी हाई कमीशन या एम्बेसी से, वो हेल्पफुल होगा। अगर आपको आपकी एम्बेसी या हाई कमीशन कुछ लिख के नहीं देती तो आपको चाहिए कि आप चेक करें उनका लॉ, उनकी वेबसाइट पे देखें, अगर कोई इस टाइप का कानून है उसे प्रिंट आउट करें, वो अपनी एप्लीकेशन के साथ भेजें। इसी तरह अगर किसी का पासपोर्ट गुम हो गया है और उसके पास पासपोर्ट नहीं है और उसने पुलिस में लॉस्ट रिपोर्ट जो है सबमिट की है, तो वो एप्लीकेंट अपना मेंशन करिए कि उसकी पासपोर्ट जो है गुम हो गया और उसको पासपोर्ट नया नहीं मिला। या कभी कभार ये होता है कि पासपोर्ट ऑलरेडी होम ऑफिस के पास होता है, तो उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपका जो पासपोर्ट है ओरिजिनल ऑलरेडी होम ऑफिस के पास है और आपके पास नया पासपोर्ट या अप टू डेट पासपोर्ट नहीं है। नाज़रीन, ये मैं आपको बताता चलूँ, अगर कोई 10 ईयर्स की एप्लीकेशन करता है लॉन्ग फुल रेजिडेंसी के लिए, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेंट्स जो है अपने सारे पासपोर्ट सबमिट करे अपनी एप्लीकेशन के साथ, जिससे शो हो कि वो 10 ईयर से यूके में लॉफुल रेजिडेंस है और यूके से बाहर उसने ट्रैवल नहीं किया, क्योंकि पासपोर्ट से शो होगा कि वेदर एप्लीकेंट ने यूके छोड़ा है कि नहीं छोड़ा, अगर छोड़ा है कितने अरसे के लिए छोड़ा है। तो नाज़रीन, पासपोर्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, तो मेरी यही एडवाइस है कि अगर आप होम ऑफिस को भेज रहे हैं या किसी और को भेज रहे हैं, DVLA को भेज रहे हैं, तो मेक श्योर करें अपने पास आप कंप्लीट कॉपी रखें और रिकॉर्ड रखें कि कब आपने पासपोर्ट भेजा। और समहाउ अगर आपका पासपोर्ट मिसप्लेस हो जाता है या लॉस्ट हो जाता है या स्टोलन हो जाता है, तो मेरी ये एडवाइस है कि आप पुलिस में फ़ौरन रिपोर्ट करें, ताकि एटलीस्ट आपके पास एविडेंस हो कि आपने पुलिस में रिपोर्ट की, माइट भी आगे आपके काम आए। नाज़रीन, इसी के साथ टाइम होता है इस सेगमेंट का ख़त्म। ब्रेक के उस पार मिस्टर अली मिलेंगे आपको आपके सवालात के साथ। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मलिक लॉ TV। थैंक यू। नाजरीन, मैं हूं इम्तियाज़ अली और लंदन से आपको सवाल जवाब के इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। आदिल मलिक ने आपको इससे पहले लीगल अपडेट्स दी हैं, उम्मीद है कि आपने उनका प्रोग्राम पसंद किया होगा। हस्बे मामूल शामिल करते हैं आपके सवालात को और सबसे पहले बात करते हैं मिस्टर माजिद के साथ। माजिद कहते हैं कि वो स्टूडेंट वीज़ा लेकर यूके में आए थे और 2014 में होम ऑफिस ने उनकी लीव कैंसिल कर दी थी। होम ऑफिस को ये शक हुआ था कि वो अपने कॉलेज में नहीं जा रहे हैं, तो उस ग्राउंड में उन्होंने उनकी लीव कैंसिल कर दी थी। तो माजिद कहते हैं कि उनके पास अपील का राइट नहीं था, तो उस डिसीजन को उन्होंने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था जुडिशल रिव्यू के ज़रिए, और उनका जुडिशल रिव्यू पेंडिंग था और उस पेंडिंग जुडिशल रिव्यू के दरमियान ही उनकी शादी हो गई एक ब्रिटिश सिटीज़न के साथ। तो माजिद कहते हैं कि वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं। उनकी वाइफ की इनकम भी 18,600 पाउंड से ज़्यादा है और जो बाकी रूल्स की रिक्वायरमेंट है वो सारी भी वो पूरी करते हैं। लेकिन अब होम ऑफिस ने उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी है और उनको कहा गया है कि वो वापस अपनी कंट्री जाएँ और वहाँ से वो अपील करें। तो वो ये कहते हैं कि अब उनके लिए यूके से बाहर जाना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि वो वहाँ जाएं और फिर वहाँ से अपील करें। उनको ये भी पता नहीं है कि अपील वहाँ कितना टाइम लेगी।
तो उनका सवाल यही है कि क्या ऐसी कोई सूरत हो सकती है कि वो यहाँ से इस डिसीजन के ख़िलाफ़ अपील करें और उनकी अपील सक्सेसफुल भी हो जाए। तो दूसरा उनका ये क्वेश्चन था कि जब उनका जुडिशल रिव्यू पेंडिंग था तो होम ऑफिस ने उनको इलीगल कैसे समझा है, क्योंकि उन्होंने रिफ्यूज़ल के डिसीजन में ये लिखा हुआ है कि टाइम ऑफ एप्लीकेशन ये ओवर स्टेयर थे और इस वजह से होम ऑफिस कहता है कि इनको वापस जाना चाहिए और इनको वहाँ जाके अपील करनी चाहिए। तो माजिद साहब, यहाँ 2-3 बातें आपने कही हैं। पहली तो ये है कि अगर आपका वीज़ा कैंसिल हो गया था किसी भी वजह से, आपकी लीव कर्टेल हो गई थी और उसके बाद आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं था और अगर आपके पास अपील का राइट नहीं था उस डिसीजन के ख़िलाफ़ और आपने उसको किसी लीगल पॉइंट के ग्राउंड पे आपने जुडिशल रिव्यू की सूरत में उसको किसी कोर्ट में चैलेंज किया है, तो उसमें यकीनी तौर पे वो आपकी लीव की एक्सटेंशन की सूरत नहीं बनती है। उसमें टेक्निकली आप ओवर स्टेयर ही होते हैं। हाँ, अगर आपका जुडिशल रिव्यू सक्सेसफुल हो जाता है और होम ऑफिस आपको वीज़ा ग्रांट कर देता है तो फिर तो आप ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि आप ओवर स्टेयर नहीं थे या होम ऑफिस का डिसीजन गलत था। लेकिन अगर जुडिशल रिव्यू का डिसीजन आपके फेवर में नहीं आया है या जुडिशल रिव्यू सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो यकीनी तौर पे टेक्निकली आप उसमें ओवर स्टेयर थे। तो इसमें ये होता है कि अगर आपका जुडिशल रिव्यू का मैटर पेंडिंग है अपर ट्राइब्यूनल में या हाई कोर्ट में, उस अरसे के दौरान होम ऑफिस की पॉलिसी तो यही होती है कि आपको यहाँ से जाने के लिए या कंट्री छोड़ने के लिए नहीं कहा जाता, ना ही फोर्स किया जाता है, लेकिन उस दौरान आपका स्टेटस लीगल या लेजिटिमेट उस तरीके से नहीं होता जैसे कि उस आदमी का होता है जिसके पास वैलिड वीज़ा हो। तो टेक्निकली बिल्कुल इसमें आप ओवर स्टेयर थे। और दूसरी इसमें सूरत यह है कि चूँकि आप इसमें ओवर स्टेयर थे और इसमें होम ऑफिस ने बहुत पहले से ये पॉलिसी बना ली है कि अगर आपकी शादी होती है किसी ब्रिटिश सिटीज़न के साथ तो अगर आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं है तो आपको यहाँ से लीव मिलने का बिल्कुल कोई चांस नहीं है, ख्वाह उसके लिए आप सारी कंडीशंस पूरी करते हो, आप सारी शराइत पूरी करते हों। और फिर ये गालबन 5 नवंबर 2015 से ये लॉ थोड़ा और स्ट्रिक्ट हो गया था और उसके बाद अब अगर आपके पास वैलिड वीज़ा भी है उसके बावजूद भी अगर आपकी शादी होती है ब्रिटिश सिटीज़न के साथ या किसी भी सेटल पर्सन के साथ तो आप यहाँ से अपना स्टेटस आप चेंज नहीं कर सकते। आपको हर हाल में वापस जाना पड़ेगा अपने होम कंट्री और वहाँ से एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। तो अब तो ये पोजीशन है कि कोई भी ऐसा शख्स जिसके पास लीगल स्टेटस हो और अगर उसकी शादी होती है तो शादी करके उनको यहाँ से स्टेटस चेंज नहीं किया जा सकता बल्कि उनको अपने कंट्री जाना पड़ता है। तो आपने जब एप्लीकेशन सबमिट की तो आप चूँकि ओवर स्टेयर थे तो उस सूरत में तो यकीनी तौर पे होम ऑफिस आपको लीव नहीं देगा और ना ही रूल इसकी परमिशन देते हैं। तो इसका यहाँ से अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप यहाँ से अपील करें, क्योंकि आपके पास इन कंट्री अपील का राइट नहीं है। आपके पास दोनों ऑप्शन है। आप एक तो ये हो सकता है कि आप वापस जाएं और वहाँ से आप इस डिसीजन के ख़िलाफ़ अपील करें और अगर कोर्ट आपकी अपील को एक्सेप्ट कर देती है तो होम ऑफिस आपको वापस आने की परमिशन दे देगा। और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि आप वहाँ जाएं और आपकी वाइफ आपको स्पॉन्सर करें और आप एंट्री क्लियरेंस के लिए अप्लाई करें। लेकिन जो आपके हालात हैं इसमें इन कंट्री आपको अपील का राइट मिलना पॉसिबल नहीं है। माजिद के बाद हम बात करते हैं बुरहान के साथ। बुरहान भी कहते हैं कि वो स्टूडेंट वीज़ा लेकर यूके में आए थे और फिर उन्होंने यहाँ से डिग्री कंप्लीट कर ली थी और डिग्री कंप्लीट करने के बाद उन्होंने एंटरप्रेन्योर के तौर पे अप्लाई किया था, लेकिन उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी और उस रिफ्यूज़ल के ख़िलाफ़ इनके पास अपील का राइट नहीं था। तो बुरहान कहते हैं कि उन्होंने भी इस डिसीजन को हाई कोर्ट में चैलेंज किया था जुडिशल रिव्यू के ज़रिए और उनका जुडिशल रिव्यू पेंडिंग था और इस अरसे के दौरान अभी तक जो उनका जुडिशल रिव्यू का भी डिसीजन नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ 10 साल पूरे हो गए और 10 साल पूरे होने के बाद उन्होंने इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई कर दिया था। तो होम ऑफिस में वो कहते हैं कि उनकी एप्लीकेशन कमोबेश 1 साल तक पेंडिंग रही है और 1 साल के बाद अब होम ऑफिस ने उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी है और उनकी भी रिफ्यूज़ल की रीज़न यही बताई गई है कि चूँकि ये यहाँ ओवर स्टेयर थे और इन्होंने लीगल 10 साल पूरे नहीं किए और इस वजह से होम ऑफिस ने इनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दिया है, लेकिन इनके पास अपील का राइट है। तो वो पूछना यही चाहते हैं कि जब इनका जुडिशल रिव्यू पेंडिंग है तो क्या उस सूरत में उनको ओवर स्टेयर समझा जाएगा और उनकी अपील में कामयाबी के कितने चांसेस हैं। तो बुरहान, इसमें भी आपके भी 2 क्वेश्चन हैं। जैसे इससे पहले हमने माजिद को बताया है कि जुडिशल रिव्यू के दौरान आपका स्टेटस उस तरीके से लीगल नहीं होता जैसे कि आपके पास वीज़ा की एक्सटेंशन होती है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी और आपके पास अपील का राइट नहीं था और आपने लीगल पॉइंट पे अगर इस मैटर को आपने किसी कोर्ट में चैलेंज किया है तो उसमें टेक्निकली आप यकीनी तौर पे ओवर स्टेयर थे। हाँ, आपको ये परमिशन होती है कि आप यूके के अंदर रहें, आपको
कंट्री छोड़ने के लिए फोर्स नहीं किया जाता, लेकिन वो आपकी वीज़े की एक्सटेंशन बिल्कुल नहीं होती है। तो इसमें अगर होम ऑफिस ने आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ किया इस ग्राउंड पे कि आप ओवर स्टेयर थे, तो मेरे ख्याल में ये डिसीजन उनका गलत नहीं है। लेकिन चूँकि आपकी एप्लीकेशन में स्ट्रॉन्ग ह्यूमन राइट्स का पॉइंट बनता है और आप चूँकि यहाँ 10 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम से रह रहे हैं, इस वजह से आपके पास इन कंट्री अपील का राइट है, तो आप यकीनी तौर पे इस डिसीजन के ख़िलाफ़ आप अपील कर सकते हैं। तो अब यहाँ ये कहना कि आपकी अपील में कामयाबी के कितने चांसेस हैं, तो ऐसे मैटर को प्री जज करना तो बहुत मुश्किल है। ये जब आपका मैटर कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट आपके सारे सर्कमस्टांसेस देख के तो फिर उसका डिसीजन करेगी। लेकिन जहाँ तक रूल की रिक्वायरमेंट है वो यही कहता है कि अगर आपके लीगल 10 ईयर्स पूरे होते हैं तो फिर आप इंडेफिनिट लीव के लिए क्वालिफाई करते हैं, और उसके लिए आपको ओवर स्टेयर नहीं होना चाहिए। अगर आप ओवर स्टेयर हैं तो फिर अगर होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ करता है तो फिर आप रूल्स की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते हैं। तो इसमें चूँकि आप की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी और आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं था जब आपने एप्लीकेशन सबमिट की, तो इस वजह से आपकी अगर आप मेरिट पे देखें तो मेरे ख्याल में अपील के चांसेस कम हैं, उसकी सक्सेस के चांसेस कम हैं। लेकिन बहरहाल जब आपका मैटर कोर्ट में जाएगा तो आपके पास बिल्कुल अपॉर्चुनिटी होगी कि आप हर तरह की एविडेंस कोर्ट में दे सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी, वर्बल एविडेंस भी, और जो ट्राइब्यूनल के जज होंगे या कोर्ट के जज होंगे वो आपके सारे सर्कमस्टांसेस देख के वो सारी आपकी एविडेंस देगी, उसके बाद उसका डिसीजन करेंगे, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन इसमें हम अब इस स्टेज पे नहीं कह सकते हैं कि आपकी अपील का हतमी नतीजा क्या होगा। लेकिन बहरहाल ये ज़रूर है कि अगर आपने लीगली 10 ईयर्स पूरे नहीं किए हैं या और टाइम ऑफ एप्लीकेशन अगर आपके पास वैलिड वीज़ा नहीं था, तो फिर यकीनी तौर पे आप इंडेफिनिट लीव के लिए उस तरीके से क्वालिफाई नहीं करते जैसा कि इमिग्रेशन रूल्स के अंदर लिखा हुआ है। बुरहान के बाद हम बात करते हैं लतीफ़ के साथ। लतीफ़ कहते हैं कि वो 10 साल पहले यूके में आए थे, वो विज़िट वीज़ा लेकर यूके में आए थे, लेकिन फिर वो वापस नहीं गए, वो ओवरस्टेयर हो गए थे। तो ये कहते हैं कि उन्होंने 1 साल पहले होम ऑफिस में अपनी एप्लीकेशन सबमिट की और अपना स्टे रेगुलराइज करने की कोशिश की, लेकिन उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई थी और उसके उनके पास अपील का राइट नहीं था इस डिसीजन के ख़िलाफ़। तो लतीफ़ कहते हैं कि उनको मशवरा दिया गया था कि वो इस मैटर को अपर ट्राइब्यूनल में चैलेंज करें जुडिशल रिव्यू के ज़रिए, और जुडिशल रिव्यू उनका स्टिल पेंडिंग है। लेकिन इस अरसे के दौरान होम ऑफिस ने एक दिन आके उनको घर से डिटेन कर लिया है, तो वो पिछले 6 महीने से वो डिटेंशन में हैं और उनको इस वजह से रिमूव नहीं किया गया है कि उनके जुडिशल रिव्यू का अभी तक डिसीजन नहीं हुआ है। तो लतीफ़ फर्दर कहते हैं कि उनकी होम ऑफिस के वकील ने कोर्ट में ये रिक्वेस्ट भी की थी कि इनके जुडिशल रिव्यू का जल्दी डिसीजन किया जाए, लेकिन किसी वजह से कोर्ट ने उसका जल्दी डिसीजन नहीं किया है और उनकी 2 दफ़ा रिमूवल की डेट भी फिक्स हुई, लेकिन फिर इस वजह से वो कैंसिल हो गई कि उनका जुडिशल रिव्यू पेंडिंग है और इस वजह से उनको यहाँ से रिमूव नहीं किया गया। लेकिन वो बहुत पिछले 6 महीनों से वो डिटेंशन में हैं और वो कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तंग आए हुए हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई की कि होम ऑफिस उनको रिलीज़ कर दे। फिर उन्होंने वो कहते हैं कि उन्होंने ट्राइब्यूनल में भी बेल की एप्लीकेशन सबमिट की 2 दफ़ा और दोनों दफ़ा ट्राइब्यूनल उनकी बेल की एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी। तो वो पूछना यही चाहते हैं कि कोई ऐसी सूरत है कि होम ऑफिस उनको रिलीज़ कर दे और ताकि वो बाहर निकल के तो अपना केस लड़ सकें। तो लतीफ़ साहब इसमें यही है कि अगर आपको डिटेन किया गया है तो उसमें यकीनी तौर पे आपके पास 2 ही ऑप्शन होते हैं। एक तो आप होम ऑफिस को ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको रिलीज़ कर दें, वो आपको कुछ कंडीशंस लगा के आपको छोड़ दें, टेम्परेरी एडमिशन दे दें। और अगर होम ऑफिस आपको रिलीज़ नहीं करता है तो फिर आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और बेल का मैटर आपको पता है कि इंडिपेंडेंट कोर्ट के पास जाता है। लेकिन अगर होम ऑफिस ने आपको रिलीज़ नहीं किया है और फिर आप कहते हैं कि 2 दफ़ा आपने बेल की एप्लीकेशन सबमिट की और दोनों दफ़ा आपकी बेल की एप्लीकेशन भी रिजेक्ट हो गई, तो यकीनी तौर पे इसकी कोई ना कोई रीज़न होगी। वरना आम तौर पे अगर आपका जुडिशल रिव्यू पेंडिंग है और अगर ऐसी और कोई ऐसा ख़तरा ना हो कि आपके भाग जाने का या डिसअपीयर होने का या आपका प्रीवियस कंडक्ट को बहुत ज़्यादा मुतराज़ा ना रहा हो, तो फिर आम तौर पे उस चांसेस होते हैं कि बेल हो जाने के। लेकिन अगर आपकी बेल नहीं हुई है तो फिर अनफॉर्चुनेटली आपको इस बात के चांसेस नहीं है कि आपको रिलीज़ किया जाए। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आपका जुडिशल रिव्यू सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर यकीनी तौर पे आपको रिलीज़ किया जाएगा, वरना ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है। लेकिन बहरहाल आप होम ऑफिस में किसी वक्त भी दोबारा ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आपकी रिक्वेस्ट को वो यकीनी तौर पे कंसीडर ज़रूर करेंगे। तो नाजरीन, अब एक ब्रेक का टाइम हुआ जाता है, ब्रेक के फ़ौरन बाद हम फिर हाज़िर होंगे आपकी खिदमत में, आप हमारे साथ ही रहिएगा।
शो नाजरीन। अब हम बात करते हैं बलविंदर सिंह के साथ। बलविंदर सिंह स्टूडेंट वीज़ा लेकर यूके में आए थे। वो कहते हैं कि 2 दफ़ा उन्होंने एक्सटेंशन ली है और उनको दोनों दफ़ा एक्सटेंशन मिल गई और वो अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं और अब उनका वीज़ा ख़त्म हो रहा था और उनका इंटेंशन यही था कि वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करेंगे और वो वापस इंडिया चले जाएंगे, क्योंकि बलविंदर इंडिया से आए थे। तो ये कहते हैं कि होम ऑफिस ने अब उनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर दी है और रिफ्यूज़ल की रीज़न्स वो ये कहते हैं कि उनकी बैंक स्टेटमेंट्स सही नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने बैंक स्टेटमेंट सबमिट की थी अपनी एप्लीकेशन की सपोर्ट में, वो कहते हैं कि होम ऑफिस ने बैंक से कंफर्म किया, रेलिवेंट बैंक से, और बैंक ने बताया है कि ये बैंक स्टेटमेंट सही नहीं है, ये फेक बैंक स्टेटमेंट या बोगस बैंक स्टेटमेंट्स हैं। उस पर उनकी एप्लीकेशन होम ऑफिस ने रिफ्यूज़ कर दी है और अब उनके पास अपील का राइट भी नहीं है। और फिर रिफ्यूज़ल लेटर में ये लिखा गया है कि अब ये डिस्क्वालीफाई हो गए हैं 10 साल के लिए। अगर इन पर 10 साल की पाबंदी लग गई है कि ये किसी भी तरह की अगर एप्लीकेशन सबमिट करेंगे तो वो रिफ्यूज़ हो जाएगी। तो बलविंदर कहते हैं कि अब वो खासे परेशान हैं कि एक तो जब इनकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई है तो फिर उसके बाद उनके कॉलेज ने उनका दाखिला कैंसिल कर दिया, क्योंकि उनके पास वैलिड वीज़ा नहीं है। तो अब वो बड़े ही परेशान हैं और उनको समझ नहीं आती वो क्या करें। तो सवाल उनका यही है कि क्या ये ऐसा करना कानूनी तौर पे बैंक के लिए पॉसिबल है कि बैंक उनकी इंफॉर्मेशन शेयर करे होम ऑफिस के साथ या किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्होंने कहीं पढ़ा था कि बैंक में जो आपकी इंफॉर्मेशन होती है वो बड़ी खुफिया और सीक्रेट होती है और बैंक उसको किसी के साथ भी शेयर नहीं कर सकता। तो इस सिलसिले में उनको बलविंदर पूछना चाहते हैं कि उनको क्या करना चाहिए। तो बलविंदर साहब, ये यकीनी तौर पे आपके साथ ये ऐसा जो हुआ है ये बड़ी तशवीशनाक बात है कि आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई और फिर आपके पे वो 10 साल की पाबंदी भी लग गई है और आप पे वो डिसेप्शन का एलिगेशन होम ऑफिस ने लगाया है। तो ये आप बेहतर समझते हैं कि जो बैंक स्टेटमेंट आपने सबमिट की थी वो सही थी या आगे गलत थी? अगर तो बैंक स्टेटमेंट आपकी ठीक थी और आपके पास उसकी एविडेंस है तो फिर यकीनी तौर पे आपको इस बारे में किसी भी सॉलिसिटर से मिलकर फर्दर एडवाइस लेनी चाहिए। लेकिन अगर बैंक स्टेटमेंट सही नहीं थी तो फिर आपके पास लड़ने का या फाइट करने का बिल्कुल कोई चांस नहीं है, क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन के साथ बोगस डॉक्यूमेंट सबमिट करना बड़ा सीरियस ऑफेंस समझा जाता है इमिग्रेशन मैटर्स में। जहाँ तक ये मामला है कि बैंक आपकी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है या नहीं कर सकता है, तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि जब आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं होम ऑफिस के साथ तो उस एप्लीकेशन के अंदर एक फॉर्म होता है जिसमें होम ऑफिस आपसे अथॉरिटी लेता है कि वो आपकी जो आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं आप उनको ये अथॉरिटी देते हैं और आप उनको ये परमिशन देते हैं कि वो इन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हैं। तो एक तो है कि वो आपके चूँकि सिग्नेचर होम ऑफिस के पास होता है, इस वजह से वो आप बैंक से आपकी इंफॉर्मेशन किसी हद तक तो ले सकते हैं। लेकिन जहाँ तक ये आपका मामला है कि बैंक इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है, तो बैंक वाकई इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता है, लेकिन बैंक ये तो यकीनी तौर पे कंफर्म करेगा कि जो बैंक स्टेटमेंट सबमिट की है वो उन्होंने इशू की है या नहीं किया है। बैंक ये तो नहीं बताएगा कि बैंक में आपका अकाउंट कितना है या आपकी ट्रांजैक्शंस कितनी हैं या आपका बैलेंस कितना है। ये बात तो बैंक किसी को भी नहीं बताएगा, इवन होम ऑफिस को भी नहीं बताएगा। लेकिन अगर होम ऑफिस आपकी जो आपने बैंक स्टेटमेंट सबमिट की है, अगर वो बैंक स्टेटमेंट की कॉपी होम ऑफिस बैंक में भेज के उनको सिर्फ ये पूछेगा कि ये स्टेटमेंट आपने इशू की है या नहीं की है, तो यकीनी तौर पे बैंक वाले बताएंगे कि ये स्टेटमेंट उन्होंने इशू की है या नहीं की है और उसके लिए तो आपकी परमिशन या अथॉरिटी की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये आपको शायद गलतफहमी हुई थी कि बैंक इंफॉर्मेशन उस तरीके से शेयर नहीं करता है। बैंक यकीनी तौर पे इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करता, लेकिन बैंक जो भी डॉक्यूमेंट इशू करता है उसको वो यकीनी तौर पे कंफर्म कर सकता है कि ये उन्होंने इशू किया है या नहीं किया है। अब अगर कोई आदमी बैंक का लेटर लेके होम ऑफिस में या किसी भी डिपार्टमेंट में चला जाए और अगर जिस डिपार्टमेंट में वो लेटर पेश किया जाए तो अगर वो लोग उस लेटर को वापस बैंक से पूछें कि उन्होंने ये इशू किया है या नहीं किया है, तो यकीनी तौर पर बैंक के पास पूरा इख्तियार है कि वो ये बताए कि उन्होंने ये इशू किया है या नहीं किया है। तो इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता है कि उन्होंने कोई डेटा प्रोटेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी की है। तो ये अगर आपकी स्टेटमेंट्स जेन्युइन नहीं थी या आपने ऐसी स्टेटमेंट सबमिट की थी जो कि बैंक ने इशू नहीं की थी, तो फिर तो आपके पास फाइट करने का बिल्कुल कोई चांस नहीं है और ना ही 10 साल तक आप की कोई एप्लीकेशन कामयाब होने का चांस है। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है तो फिर यकीनी तौर पे आप इस मैटर को फाइट कर सकते हैं और इस बारे में आपको फर्दर एडवाइस लेनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी स्टेटमेंट्स जेन्युइन नहीं थी तो फिर मेरे ख्याल में फ़ाइट करने का या एडवाइस लेने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इसमें कामयाबी का कोई चांस नहीं होगा। बलविंदर सिंह के बाद हम बात करते हैं मुस्तकीम के साथ। मुस्तकीम कहते हैं कि वो 2003 में यूके में आए थे, फिर वो ओवरस्टेयर हो गए थे
उनकी वाइफ और उनके 2 बच्चे ब्रिटिश हैं, उनके वाइफ ब्रिटिश सिटीज़न है, फिर उस हिसाब से उनके बच्चे भी ब्रिटिश सिटीज़न हैं। तो मुस्तकीम कहते हैं कि 2009 में उन्होंने अपना स्टे रेगुलराइज करने की कोशिश की और उस वक़्त उनको वाइफ और बच्चों की वजह से होम ऑफिस ने 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव दे दी थी और उस वक़्त उनको ये बताया गया था कि अगर इस डिस्क्रिशनरी लीव के साथ इनके 6 साल पूरे हो जाएँ तो इनको इंडेफिनिट लीव मिल सकती है। तो वो ये कहते हैं कि 2009 में जो उनको 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव मिली वो 2012 तक थी और ये लीव ख़त्म होने से पहले उन्होंने दोबारा एप्लीकेशन सबमिट कर दी थी होम ऑफिस में, लेकिन उस एप्लीकेशन का डिसीजन करने में होम ऑफिस ने बहुत लंबा टाइम लगाया और बहुत अरसा उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग रही और उसके बाद उनको वो एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो गई और उन्होंने दोबारा डिस्क्रिशनरी लीव दे दी फर्दर 3 साल की। तो इस तरीके से अब उनको वो कहते हैं कि 2018 में उनको 2018 तक उनकी लीव वैलिड है। तो मुस्तकीम का सवाल ये है कि क्या उनको 2018 तक वेट करना होगा या कि वो 6 साल पूरे होने के बाद किसी वक्त भी इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि उनको अगर 2009 में डिस्क्रिशनरी लीव मिली है तो 2015 में उनके 6 साल पूरे हो चुके हैं। तो पूछना उनका यही है कि इस अरसे के दौरान वो ओवरस्टेड भी नहीं हुए, उन्होंने एप्लीकेशन भी सबमिट कर दी थी अपनी लीव ख़त्म होने से पहले ही। तो ऐसी सूरत में उनको क्या इस लीव के ख़त्म होने का वेट करना चाहिए या वो इंडेफिनिट लीव के लिए अब किसी वक्त भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मुस्तकीम साहब बिल्कुल ये आपका क्वेश्चन जो है ये बहुत सारे और लोग भी पूछते हैं। तो इसमें होम ऑफिस की पॉलिसी यही है कि अगर आपको डिस्क्रिशनरी लीव मिलती है 3 साल की, जो कि अब नहीं मिलती, ये पहले मिला करती थी, अब तो रूल्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं, लेकिन अगर किसी को 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव मिली है और फिर दोबारा 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव मिलती है और उनके 6 साल पूरे हो जाते हैं तो यकीनी तौर पे वो इंडेफिनिट लीव के लिए क्वालिफाई करते हैं और इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आमतौर पे ये एप्लीकेशन सक्सेसफुल भी हो जाती है। लेकिन इसके लिए आपको 2018 तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको डिस्क्रिशनरी लीव मिल गई और उसके बाद आपने एप्लीकेशन सबमिट की और किसी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा देर लग गई और इस दौरान आपके 6 साल पूरे हो गए, तो आप 6 साल पूरे होने के बाद आप यकीनी तौर पे इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको इंडेफिनिट लीव बिल्कुल मिल जाएगी, क्योंकि वो एक तरह की कंटिन्यूटी है आपकी वीज़े की। तो अगर आप चाहें तो आप इंडेफिनिट लीव के लिए बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं अगर आपने ऑलरेडी 6 साल पूरे कर लिए हैं। आपको अगर ये वीज़ा ख़त्म होने तक इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको आपके सवाल का जवाब भी मिल गया होगा। मुस्किन के बाद हम बात करते हैं डॉक्टर भट्टी के साथ। डॉक्टर भट्टी कहते हैं कि उनकी बहन आई थी पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा लेकर और यहाँ उन्होंने इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई किया था, क्योंकि वो पाकिस्तान में अकेली रहती थी और वहाँ वो उनकी कोई दूसरा फैमिली मेम्बर नहीं था, लेकिन उनकी एप्लीकेशन यहाँ से रिफ्यूज़ हो गई थी। फिर उसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपील की थी, उनकी अपील भी डिसमिस हो गई थी और अल्टीमेटली वो कहते हैं कि उनकी बहन को होम ऑफिस ने यहाँ से पाकिस्तान रिमूव कर दिया था और अब उन्होंने दोबारा जब वहाँ से विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई किया तो पता चला है कि उन पे 10 साल की बैन है और वह 10 साल तक वापस यूके में नहीं आ सकती हैं। तो ये समझते हैं कि उनकी बहन का वापस आना पॉसिबल नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि उन्होंने होम ऑफिस में जब एप्लीकेशन सबमिट की थी तो उसके इंडेफिनिट के साथ उन्होंने एक बारी भरकम फ़ी सबमिट की थी एप्लीकेशन के साथ, तो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो गई। तो वो ऐसी सूरत है कि होम ऑफिस से उनको वो फ़ीस वापस मिल सके, क्योंकि उनकी बहन को वीज़ा भी नहीं मिला, उनकी अपील भी डिसमिस हो गई और उसके बाद उनको यहाँ से रिमूव भी कर दिया गया था। तो डॉक्टर साहब अनफॉर्चुनेटली ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं वीज़ा के साथ, ये बेसिकली तौर पे ये वीज़ा की फ़ीस नहीं होती, इसको एप्लीकेशन ये प्रोसेस करने की फ़ीस होती है। तो अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हो जाती है किसी वजह से तो अनफॉर्चुनेटली ये फ़ी होम ऑफिस का कानून है, उनकी पॉलिसी है कि ये रिफंडेबल नहीं है। तो चूँकि आपकी एप्लीकेशन उन्होंने प्रोसेस किया और उसके बाद रिफ्यूज़ किया है, तो एप्लीकेशन अगर आपकी सक्सेसफुल होती है या रिफ्यूज़ होती है, दोनों सूरतों में ये फ़ी रिफंडेबल नहीं है। इवन अगर आप अपनी एप्लीकेशन विड्रॉ भी कर लें तो फिर भी ये होम ऑफिस को जो फ़ी पे करते हैं वो रिफंडेबल नहीं होती है। तो अनफॉर्चुनेटली ये फ़ीस आपको वापस से मिलने का कोई चांस नहीं है, तो आपको यकीनी तौर पे इस फ़ीस को भूल ही जाना चाहिए। तो डॉक्टर भट्टी के बाद में बात करते हैं कयूम के साथ। कयूम कहते हैं कि वो डोमेस्टिक वर्कर का वीज़ा लेकर यूके में आए थे, तो वो जिस एम्प्लॉयर के पास काम करते थे अभी वो उस एम्प्लॉयर की माली हालत को अच्छी नहीं है और वो अभी उनको कहते हैं कि ये वहाँ से जॉब छोड़ दें। तो अब इन्होंने दूसरी जगह तो एम्प्लॉयर सिक्योर कर लिया एम्प्लॉयमेंट, तो पूछना यही चाहते हैं कि ऐसा क्या तरीका है कि वो होम ऑफिस से परमिशन लें ताकि उनको एम्प्लॉयर चेंज करने की परमिशन मिल सके।
तो क्यूम साहब, अगर आप डोमेस्टिक वर्क कर रहे हैं तो आपको एम्प्लॉयर चेंज करने की परमिशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसमें रूल यही कहता है कि आप एज ए डोमेस्टिक वर्कर काम करें और आप किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं। तो अगर आप अपना एम्प्लॉयर चेंज करते हैं तो आपके पास से आप नए एम्प्लॉयर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट कर लें। बिल्कुल आपके पास उनका तहरीरी मायदा होना चाहिए जिसमें उसकी कंडीशंस होती हैं कि आपके पास एक सेपरेट रूम होगा और आपको उसमें छुट्टियाँ भी मिलेंगी और मुनासिब आपको वेजेस भी मिलेंगी और सारी उसमें कंडीशंस अगर हों जो आपके काम के टर्म्स और कंडीशंस, तो जिस पे आपका भी सिग्नेचर और आपके एम्प्लॉयर का भी सिग्नेचर हो, तो आप बिल्कुल होम ऑफिस की परमिशन के बगैर एम्प्लॉयमेंट आप चेंज कर सकते हैं और आप किसी भी दूसरे एम्प्लॉयर के पास जाके तो काम शुरू कर सकते हैं। इसमें आपको एम्प्लॉयर चेंज करने की बिल्कुल कानूनी तौर पर कोई ज़रूरत नहीं है। और जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करें तो आप नए एम्प्लॉयर के डॉक्यूमेंट सबमिट करें। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट या एम्प्लॉयर का कंफर्मेशन लेटर या बैंक स्टेटमेंट्स आप सबमिट करेंगे तो होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन का बिल्कुल आम तरीके से मेरिट पे ही डिसीजन करेगा। तो अगर आप डोमेस्टिक वर्कर हैं और आप अपना एम्प्लॉयर चेंज करते हैं तो आपको होम ऑफिस से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो नाजरीन, अब हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। नेक्स्ट वीक हम फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में। अपना और सब लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। गुड बाय।